नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। लोकसभा चुनाव में महज कुछ ही महीने का समय बचा है। ऐसे में बीजेपी सहित सभी पॉलिटिकल पार्टी अपनी रणनीति को धार देने में लगी हुई है। बीजेपी ने इस बार 370 पार का लक्ष्य रखा है, तो वहीं अन्य विपक्षी दलों का मकसद इस चुनाव में कुछ भी करके बीजेपी को पटखनी देना है। बीजेपी की तरफ से लोकसभा के पिच पर बैटिंग करने के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह उतरे हैं। अमित शाह ने राजस्थान के 9 लोकसभा सीटों को साधने के लिए बीकानेर, उदयपुर और जयपुर क्लस्टर का दौरा किया। इस दौरान अमित शाह ने बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और उन्हें जीत का मंत्र दिया। बता दें, हम जिन 9 लोकसभा सीटों की बात कर रहे हैं उनमें दौसा, जयपुर ग्रामीण, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और उदयपुर, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर सीट शामिल है। शाह ने जयपुर में एक प्रबुद्ध जन सम्मेलन को भी संबोधित किया और इस बार भी राजस्थान के सभी 25 सीटों को फतेह करने पर जोर दिया। बता दें, राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 200 में से 115 सीटों पर भारी जीत मिली थी, जिसके बाद कांग्रेस विपक्ष में बैठने को मजबूर हो गई। 85 सीटों पर जहां बीजेपी को नुकसान हुआ, पार्टी पर डैमेज कंट्रोल करने में लगी हुई है। कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच अंदरूनी कलह किसी से छिपी नहीं है। कांग्रेस में कलह इस कदर है कि एक के बाद एक नेता पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं। कल ही महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने पार्टी को अलविदा कह दिया और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा। लेकिन कांग्रेस के लिए एक संतोषजनक खबर ये सामने आई है कि सोनिया गांधी निर्विरोध रूप से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गई हैं। तो वहीं बीजेपी नेता मदन राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया भी निर्विरोध चुने गए हैं। राजस्थान के सियासत पर सुनिए पॉलिटिकल एक्सपर्ट हेमंत भाई गोयल का क्या कुछ कहना है। देखिए, 2014 के चुनाव में बीजेपी को 25 में 25 सीट मिली, 2019 के चुनावों में 25 की 25 सीट मिली और अब जब नरेंद्र मोदी ने नारा दिया कि बीजेपी 370 के पार, तो अब तो एक एक सीट पर बीजेपी की नज़र है। और उसी लिहाज से हम देखें कि अब पूर्वी राजस्थान की ईआरसीपी योजना के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान के लिए भी ताजेवाला हेडवर्क्स परियोजना पर इन्होंने त्रिपक्षीय साइन हो गए हैं, केंद्र का और हरियाणा के और राजस्थान के। और अब चूरू, झुंझुनू और सीकर के लोगों को भी पानी की प्यास बुझेगी, वहाँ पानी की समस्या, पेयजल की समस्या खत्म होगी। महेंद्र सिंह मालवीय डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट पर एक बीजेपी की कुछ कमजोर कड़ी थी, वो भी अब पूरी हो गई। कांग्रेस बिल्कुल संभलने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो यात्रा में लग रहे हैं, उनको लगता है जैसे लोकसभा चुनाव अभी नहीं है, अगली साल है। उनके पास कोई प्लान नहीं है। अब अमित शाह ने आज राजस्थान आकर और लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया। बीजेपी पूरी तरह से तैयार है, लेकिन कांग्रेस उस रणनीति पर काम नहीं कर रही। उनके पास कोई इस तरह की रणनीति नहीं है कि वो एक आध सीट निकाल सके। इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए न्यूज रूम लाइव सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही पार्टी अपने पूरी दमखम लगाने में जुट गई है और 25 सीटें जीतने का दावा कर रही है। सबसे पहले बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। 2014 और 2019 में 25 की 25 सीटें अपने खेमे में किया भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है, नागौर में 2019 लोकसभा सीट पर गठबंधन में थी बीजेपी, क्या फिलहाल ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है और किस तरीके से जातिगत समीकरण तमाम सीटों पर बैठा रखी है भारतीय जनता पार्टी? देखिए चंदा, 2024 के इस महारण में जो है वो लगभग पूरी तरीके से बीजेपी ने शंखनाद कर दिया है और नरेंद्र मोदी की तरफ से जो है वो मास्टर ब्लास्टर बल्लेबाज अमित शाह जो है वो राजस्थान यानी कि मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत भी कर चुके हैं और मध्य प्रदेश को उन्होंने एक 25 सीटों का एक वो बेहतरीन स्टेडियम या यूं कहें वो पिच तैयार की है कि इस पिच पर अब जो है वो 25 की 25 सीटों को किस तरीके से जीता जाएगा, उसको लेकर के जो है वो अमित शाह ने बीकानेर, उदयपुर और जयपुर पर सबसे बड़ा पहला निशाना साधा है। लगभग 9 लोकसभा की ऐसी सीटें हैं यहाँ पर जिन पर वो एक साथ एक दिन में साधने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आपका सवाल ये था कि क्या नागौर में क्या गठबंधन को लेकर के, देखिए बीजेपी ने अब तक
बहुत कम ऐसे चुनाव होंगे जहां पर गठबंधन किया है। हालांकि बीजेपी चुनाव से पहले ही चंदा पूरी तरीके से मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, या फिर ये कहें कि किसी भी तरीके से या किसी भी एंगल से वो पूरी तरीके से तैयार हो जाती है। चाहे वो उसके लिए जो भी पीछे उनको तैयार करनी है, चाहे वो अगर विरोधियों के खेमे से अगर किसी विधायक को भी उठाने हैं तो वो कैसे भी करके वो अपना काम निकाल सकती है। लेकिन इस बार जो है वो आप देखिए कि पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान को उन्होंने किस तरीके से साधा है। आप देखिए शेखावटी में इन्होंने हाल ही में जो है वो पंजाब और राजस्थान के बीच में जो है वो पानी का करार हुआ है, तो अब यहाँ के किसानों को भी पानी मिलेगा। अगर हम पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर जो है वो ERCP का सबसे बड़ा मुद्दा लगातार यहाँ पर गरमा रहा था। यहाँ पर भी बीजेपी ने उसको आराम से बिल्कुल टेस्ट मैच की तरह उन्होंने बिल्कुल इस मसले को जो है वो जनता के बीच पहुंचा दिया। अब देखिए कि जब बीजेपी को लगा कि अब हम कहीं ना कहीं दक्षिणी राजस्थान में कमजोर पड़ रहे हैं, तो उन्होंने सबसे चर्चित आदिवासी चेहरे यानी कि महेंद्रजीत सिंह मालविया को वहां से उन्होंने जो है वो कैप्चर किया। हालांकि अब बीजेपी को लग रहा था कि अब जो है वो दक्षिणी राजस्थान में कहीं ना कहीं बीजेपी इसलिए कमजोर थी क्योंकि वहां पर नेता पूरी तरीके से या तो नरेंद्र मोदी की योजनाओं को धरातल पर नहीं पहुंचा पाए, तो वहीं उन्होंने काउंटर अटैक में कांग्रेसी नेताओं ने अशोक गहलोत की योजनाओं को इस तरीके से उतारा कि उनको विधानसभा चुनाव में 5 में से 4 सीटें जो है वो कांग्रेस के झोली में गई और 1 सीट बीजेपी की झोली में आई। लेकिन यहां पर अब जो है पूरा खेला जो है वो लोकसभा चुनाव का है। लोगों को, पब्लिक को पता है कि पहले विधानसभा चुनाव आएंगे, इसके बाद लोकसभा चुनाव आएंगे। अब लोगों को पता है कि हमारा 1 वोट सीधा नरेंद्र मोदी के खाते में जाएगा, तो ये सियासी गणित जो है वो विधानसभा चुनाव से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, इसके अलावा डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट की बात कर ले तो वहां पर पहले से ही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी खुद को कमजोर मान रही है। हालांकि देखा जाए महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। उम्मीद लगाए जा रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं कि बांसवाड़ा से उन्हें उतार सकती है। ऐसे में कहीं ना कहीं उदयपुर लोकसभा सीट की बात कर ले या फिर आसपास यानी कि जो आदिवासी क्षेत्र रहा है उसमें किस तरीके का लाभ भारतीय जनता पार्टी को तमाम लोकसभा सीट पर देखने को मिल सकता है? देखिए चंदा, इस सवाल पर तो सिर्फ मैं इतना सा कहूँगा कि इतनी सी आरजू है आज मेरी, सियासत में तेरा हिस्सा हो भरपूर। हालांकि अब महेंद्रजीत सिंह मालविया जिस तरीके से उन्होंने एंट्री की है बीजेपी में, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर वो जो रणनीति थी, जो फेल हो रही थी बीजेपी की, वो रणनीति पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो रही है। चलिए अब आप आ जाइए उदयपुर पर। देखिए उदयपुर में आज वो खुद अमित शाह कार्यकर्ताओं के साथ में, समन्वयक समिति के साथ में, लोकसभा जो समिति है उनके साथ पदाधिकारी, कार्यकर्ता और कार्यकर्ताओं में देखिए कि किस तरीके से जोश भरने का काम किया। सबसे पहले आप देखिए कि लोकसभा चुनाव से पहले जो सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी की है वो किस तरीके से धरातल पर काम कर रही है। रोजाना लोगों के पास योजनाएं पहुंच रही है, रोजाना लोगों के पास मोदी का मैसेज पहुंच रहा है। अब आप देखिए कि ज्यादा यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता को इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिस तरीके से इनके लिए एक चैलेंज था 2014, क्योंकि 2014 के अंदर एक टारगेट यह था कि कैसे भी करके केंद्र में जो है वो एनडीए की सरकार बने, तो वो यहां से अब शुरुआत हो चुकी है चंदा। लेकिन अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस के पास ऐसा कौन सा तिलिस्मी जो जादू होगा या फिर इसको रोक पाएगी, क्योंकि पूरी तरीके से धरातल पर अब आप 25 के 25 सीटों का सियासी गणित अगर समझेंगे तो मैं सिर्फ 2 लाइन के अंदर समझाना चाहूंगा कि यहां पर जिस तरीके से डैमेज कंट्रोल को लेकर के कांग्रेस पूरी तरीके से बिखर चुकी है या तितर बितर हो चुकी है, अब कांग्रेस के ये चीज समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें और क्या ना करें। लेकिन ठीक है, ऐसे में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी तो शुरू हो चुकी है, लेकिन इसमें 3 कैटेगरी बांटी गई है, ए, बी और सी। पहला कैटेगरी यह है कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी बढ़त में है, यानी कि कह सकते हैं मजबूती है। दूसरा कैटेगरी भी इसी तरीके का है और तीसरा कैटेगरी कि जहां पर उन्हें चुनौती मिल सकती है। ऐसे में 3 कैटेगरी में जिस तरीके से बांटा गया है, आप तीनों कैटेगरी को कहीं ना कहीं विस्तार से बताएं कि कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं। देखिए चंदा, सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज ये थी कि ए कैटेगरी का मतलब ये है कि बीजेपी जहां कमजोर है पहले बीजेपी उसको साधना चाहती है। दूसरी चीज ये कि कहां से ज्यादा वोट परसेंट शेयर को बढ़ाया जाए, जहां पर चाहे वो विधानसभा के वोट शेयर हो, परसेंटेज हो, चाहे वो लोकसभा के रहे हो, जहां जहां पे भी अगर वोट परसेंटेज लग रहा बीजेपी को कि यहां से लोकसभा चुनाव में कम परसेंटेज वोट आए थे, तो अब यहां पर ए, बी और सी यानी कि पहले तो उस कड़ी को साधा जाएगा जहां से बीजेपी कमजोर थी, उस कड़ी को दूर किया जाएगा। दूसरी कैटेगरी में यह है कि जिस तरीके से वोट परसेंटेज को किस तरीके से बढ़ाया जाए। हालांकि लगातार जिस तरीके से 35% वोट शेयरिंग आज भी बीजेपी के पास है,
लेकिन इसको और बढ़ाने की कवायद जद्दोजहद की जा रही है। और तीसरा ये कि किस युवा चेहरे को उतारने से क्या उस जगह पर वोट परसेंटेज बढ़ सकता है, यह बीजेपी के लिए चंदा सबसे महत्वपूर्ण वो रहेगा। ठीक है, ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि 25 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 15 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके नाम में बदलाव कर सकती है। ऐसे कौन मुख्य तौर पर नाम है जो सामने आ रहे हैं? देखिए चंदा, अभी लगातार आप देखिए कि राजस्थान के विधानसभा चुनाव के बाद में लगातार सीएम के चेहरे को लेकर के जो मीडिया नाम चला रही थी उसमें से एक भी नाम जो है वो सुर्खियों में नहीं आया। अब मोदी के प्लान के अंदर यह है कि जिस नेता का नाम अगर टीवी पर चला या उसका नाम सुर्खियों में आया तो भले अगर वो उसका नाम अगर लोकसभा की सीट में अगर होगा भी सही तो वो पत्ता कट हो जाएगा। हालांकि अब यहां पर मीडिया भी जो है वो मोदी की रणनीति को समझ नहीं पा रही है, क्योंकि मोदी का प्लान जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है किसी के समझ से बाहर है। हालांकि अब कयास ये लगाए जा रहे हैं, अब आप देखिए कि राज्यसभा में भी किन किन चेहरों के नाम लिए जा रहे थे, वो एक भी चेहरे जो है वो सामने नहीं आए। मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने आखिरी पंक्ति में खड़े कार्यकर्ता को वो बना दिया। अब आप देखिए कि लोकसभा चुनाव में भी, और सबसे खास बात चंदा की, बीजेपी में अगर आपको टिकट चाहिए तो आपको कृष्ण और सुदामा की वो जोड़ी देखनी पड़ेगी, क्योंकि सुदामा ने जब जब भी कृष्ण से मांगा है तो एक याचक बन करके या याजक बन करके उन्होंने वो चीज मांगी है। तो बीजेपी के अंदर सबसे खास बात यह है कि अगर आप याजक बन करके जाएंगे या याचक। ठीक है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी अपना पिच लोकसभा चुनाव के लिए तैयार कर चुकी है। लेकिन ऐसे में अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस की क्या कुछ स्थिति है? क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि पिछले 3 महीने से लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का ऐलान करने की सोच रही है कांग्रेस पार्टी, लेकिन ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। कहा जा रहा है 3 नामों का चयन किया जा रहा है, लेकिन 3 नाम भी ऐसे किए जा रहे हैं वो भी चुनाव लड़ने से इंकार कर रही हैं। देखिए चंदा, ये गाहें बगाहें जो बातें चल रही है, जिस तरीके से सुर्खियां बनाई जा रही है, लेकिन कांग्रेस भी जो है वो ठोस रणनीति बना करके काम करेगी। ऐसा नहीं है कि वो पहले ही हथियार डाल देगी। हालांकि अभी भी जिस तरीके से अब आप देखिए कि सोनिया गांधी ने राज्यसभा का, जैसे ही राजस्थान के रास्ते से वो राज्यसभा पहुंची है तो थोड़ी सी उत्साह जो है वो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में नजर आई है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इधर मिशन 400 पार, अब 400 पार करने के लिए हालांकि कांग्रेस के पास इतना दमखम नहीं है। हालांकि कांग्रेस के पास दमखम तब होता जब जो हाथ का दामन छोड़ करके कमल का दामन थाम चुके हैं, आज अगर वो कांग्रेस में होते तो कहीं ना कहीं एक दिशा और दशा तय हो जाती कि कांग्रेस की कम से कम 2 या 3 सीटें राजस्थान में आ सकती है। लेकिन अब पूरी तरीके से कांग्रेस जो है वो खाली झुंझुनों की तरह हो गई है, सिर्फ बचती हुई नजर आ रही है। अब आप देखिए कि बिल्कुल कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के लिए एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो करके लोकसभा चुनाव का आगाज कर दिया, तो दूसरी तरफ संगठनात्मक तरीके से गृह मंत्री अमित शाह बीकानेर दौरे पर रहे। और इसके अलावा राजस्थान के 25 में से 9 लोकसभा सीटें रही हैं जिसका वो दौरा करेंगे, तमाम कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के हाल यह है कि 3 महीने से प्रत्याशियों का चयन तक नहीं कर पाई है। बहरहाल वाकई देखना है होगा कि किस तरीके से रोड मैप तैयार होता है कांग्रेस पार्टी में। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस खबर पर लगातार जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में बढ़ेंगे आगे। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पुराने नतीजों को खारिज करते हुए आम आदमी पार्टी उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजय घोषित कर दिया। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अमान्य घोषित किए गए सभी 8 वोटों को मान्य करार देने के निर्देश दिए हैं। इन सभी वोटों के बैलेट पेपर पर रिटर्निंग ऑफिसर ने क्रॉस लगाया हुआ था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन अधिकारी अनिल मसीह को धांधली का दोषी माना है और अनिल मसीह को अवमानना का नोटिस भी जारी किया है। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर किसानों के महापड़ाव को लेकर जहां भारी मात्रा में किसान इकट्ठा हुए तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन भी पूरे तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। किसानों ने एमएसपी सहित कई अन्य मांगों को लेकर घेराव किया और इस दौरान किसान नेताओं ने सभा को संबोधित किया। बता चले दूसरी ओर प्रशासन हर स्थिति से निपटने के लिए एसपी कार्यालय और कलेक्टर कार्यालय के आगे बैरिकेड्स लगाकर पूरा जाब्ता तैनात किया है। जोधपुर में ऑटो चालक हरीश लोहार की निर्मम हत्या के बाद जोधपुर शहर के ऑटो चालकों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा। मथुरा दास माथुर अस्पताल में बताया चले ऑटो चालकों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया। कई ऑटो चालक ने मोर्चरी के बाहर जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं 20 लाख मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की परिजनों ने मांग की है। कल ऑटो चालकों ने चक्का जाम करने की चेतावनी भी दी। सर मामला ऐसा हुआ, मैं मृतक का भाई हूँ मनीष पवार, मेरे भाई का नाम है हरीश पवार, जो कि कल शाम को 7:30 बजे के समथिंग
सजाड़ा धाम की तरफ जा रहा था। तो कुछ गुंडे वगैरह थे या फिर जो भी थे, तस्कर थे, स्मैक वगैरह पीते वो लोग थे। तो उन्होंने शायद इसके ऊपर हमला किया या नहीं किया, इसका पता नहीं है मुझे। तो मेरे पास में कॉल आया कि मेरे पीछे कोई गाड़ी भगा रहा है ज़ोर ज़ोर से। कार थी उसके पास में और 2 व्हीलर थे, ठीक है। उसके ऊपर पत्थरबाजी करने की वजह से वो घायल हो गया। घायल होने की वजह से उसकी गाड़ी नीचे कहीं खाई में, मतलब छोटी खाई में जाके गिर गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। हम आज ऑटो रिक्शा हमारे भाई साहब है जो उनके हत्या कर दी गई है, उनके बाबत आज हमने धरना प्रदर्शन किया है। मुर्दागर मोर्ची है शास्त्री नगर में, उसके बाहर। और हम ये प्रशासन से मांग करते हैं कि भाई जब तक हरीश के हत्यारों को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम यहाँ मोर्चे के बाहर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। और हमने प्रशासन को अवगत करवाया 12 घंटे के अंदर। अगर 12 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं की, हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया गया, उनको तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो हम कल चक्का जाम करेंगे। और शास्त्री नगर मेन गेट के बाहर, 1 नंबर गेट के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। वहाँ धरना देकर बैठेंगे और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करेंगे। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर लोक बंधु ने राजकीय चिकित्सालय का अचानक निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद व्यवस्थाओं को लेकर पीएमओ के एस कामरा को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान वार्ड में जाकर मरीजों से बातचीत करते हुए उन्हें मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी मिली और इस पर संतुष्टि जाहिर की। कलेक्टर लोक बंधु ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की मंशा के अनुसार अच्छी सेवाएं देने के लिए चिकित्सा अधिकारियों के साथ चर्चा भी की गई। आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का सरप्राइज इंस्पेक्शन किया और यहाँ मरीजों से बात की। ज़्यादातर मरीज व्यवस्थाओं से सेटिस्फाइड थे। कुछ नेसेसरी डायरेक्शंस थे पीएमओ साहब और उनकी टीम को दिए हैं, और अधिक राज्य सरकार की मंशा है और केंद्र सरकार की मंशा है, उसके अनुरूप किस तरह से हम अच्छी सेवाएं दे सकें, इसको लेकर विचार विमर्श किया। और एजेंडा बिंदु RMRS की मीटिंग में भी रखेंगे और कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक बेहतर व्यवस्थाएं यहाँ की हों और सभी लोगों को निःशुल्क इलाज दिया। उधर जैसलमेर में नगर परिषद ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे में संचालित बूचड़खाने पर बुलडोजर की कार्रवाई की है। वहीं नगर परिषद प्रशासन ने सख्त चेतावनी भी जारी की, अवैध मांस की दुकानों को कहीं भी और शिफ्ट कर ले, वरना आगे ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद के कमिश्नर पताचले लजपाल सिंह ने कहा कि शहर के बीचों बीच धार्मिक स्थलों के पास चल रही मांस की दुकानों को हटाया जाएगा। हाल ही में नगर परिषद जैसलमेर की मंडल बैठक आयोजित की गई थी और उससे पूर्व भी कई लोग शिकायतें करते थे कि शहर के जो एंट्री पॉइंट है, जैसे जोधपुर से आने वाले, बाड़मेर से आने वाले जो पर्यटक हैं, वो उस रास्ते में अवैध तरीके से मीट की दुकानें खोली हुई है। तो वो शहर का कहीं ना कहीं सौंदर्यीकरण खराब करती है और पर्यटन को भी गलत तरीके से प्रभावित करती है। तो बोर्ड मीटिंग में भी ये मुद्दा उछला था। बोर्ड मीटिंग में हमने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि इसको 2-3 दिन के अंदर अंदर इनको हिदायत देके हमने एक जगह भी डिसाइड कर रखी है इसको, इनके लिए, जो क्या नाम है, कृषि उपज मंडी के पास में हमारी नगर परिषद के लैंड है। हालांकि वो थोड़ी लेवलिंग करनी बाकी, हमने कल संडे के दिन करवाई थी लेवलिंग, वहाँ उनको शिफ्ट करने का है। पर ऐसे रोड पे बेतरतीब तरीके से बैठे हैं और शहर का सौंदर्यीकरण खराब कर रहे हैं, तो इसको हमने आज अभियान चला के और इनको हटाया। यूपी के कुशीनगर जिले में पुलिस ने अंतरराज्यीय साइबर ठगी के गिरोह का पर्दाफाश किया है और 4 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से 7,02,000 रुपए कैश, लैपटॉप सहित कई फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं। बता दें, गिरोह देश और विदेश में नौकरी लगवाने के नाम पर लोगों से ठगी करता था। पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल ने पुलिस की टीम को 25,000 रुपए कैश देकर सम्मानित किया। जनपद कुशीनगर में थाना कसिया, स्वाट, सर्विलांस और साइबर टीम ने एक सराहनीय कार्य करते हुए अंतर्राज्यीय साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है। इसमें कुल 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके नाम मुकेश रावत, प्रिंस कुमार, संतोष तिवारी और संजीव गुप्ता हैं। इनके पास से 7 लाख रुपए से अधिक कैश बरामद किया गया है। अपराध में प्रयुक्त 3 लैपटॉप बरामद किए गए हैं। 22 पासपोर्ट जो इन्होंने बंधक बना के रखा था वो बरामद हुआ है। इसके अलावा 13 मोबाइल फोन, 40 कूट रचित मोहरे, 39 फर्जी सिम कार्ड, बाइक, 23 ऑफर लेटर, इस तरह के तमाम फर्जी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, तमाम जो इनके डिजिटल इक्विपमेंट्स हैं जो इनको इस तरह के कूट रचित फर्जी दस्तावेज बनाने में सहयोग करते थे, वो सारी बरामदगी की गई है। खबर रावत भाटा से है, जहां केंद्रीय विद्यालय 4 के छात्रों ने स्वच्छता पखवाड़ा के तहत एक रैली निकाली और लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूकता का संदेश दिया। इस दौरान सभी विद्यार्थियों ने लोगों से सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की है, साथ ही पर्यावरण बचाने की भी अपील की।
यूपी के एटा में पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके पास 1.34 क्विंटल गांजा जब्त किया है। इसके साथ ही उनके पास से 47,500 रुपए और 4 मोबाइल फोन भी बरामद किए। बता चले एसएसपी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि अभियुक्तों का एक संयुक्त गिरोह है, वो गांजा छुपाकर अलीगढ़ ले जा रही है। देखिए, ये जनपद एटा में थाना पिलुआ की पुलिस और स्वाट टीम की टीम ने मिलकर के एक बहुत ही अच्छा कार्य किया है और 3 अभियुक्तों को आइसर कैंटर गाड़ी से पकड़ा है और उसमें 1 क्विंटल 34 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ है, जो रायपुर से, छत्तीसगढ़ में रायपुर से लेकर के अलीगढ़ को ले जाया जा रहा था, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 67 लाख रुपये है। और कैंटर भी बरामद हुआ है, 4 मोबाइल फ़ोन और 47,500 रुपये नगद भी इनसे बरामद हुए हैं। इसमें एक अभियुक्त गणेश पूर्व में भी जेल जा चुका है और एक अभियुक्त इसमें फरार है, उसकी शीघ्र ही हम गिरफ्तारी करें। खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।